Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. So बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे मेरे पास कंपनी सेक्रेटरी जो हैं उन लोगों की तरफ से कि मैडम और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं तो उन्होंने कहा था कि बताइए कि मैम सीएस के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आती हैं क्या। कोई भी महारत्न कंपनी आप लोगों को पता होगा देयर आर 10 महारत्न कंपनीज और 14 जो है हमारी नवरत्न कंपनीज हैं और 74 जो है वो मिनी मिनी महारत्न कंपनी है, राइट। तो इनके अंदर में क्या सीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या? ऑब्वियसली सीएस की रिक्वायरमेंट तो होती है क्योंकि दे आर ऑल्सो इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स आर इन बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म। और ये जो 10 हमारी महारत्न कंपनी है दे आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए आप लोगों को पता है सीएस रखना मैंडेटरी है। हाँ, एज कम्पेयर टू सीए एंड सीएमए सीएस की वैकेंसी थोड़ी कम आती है इन गवर्नमेंट सेक्टर। अभी रिसेंट में कोल इंडिया की वैकेंसी आई थी फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो मेरे किसी नोन ने ही एग्ज़ाम दिया था और मैंने ही उसको गाइड किया था कि किस तरह से क्या पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाकर के पढ़ना है, क्या एक्सपेक्टेड। क्योंकि कोल इंडिया ने आई गेस फर्स्ट टाइम सीएस के लिए एमटी का एग्ज़ाम रखा था और बहुत कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है जिस हिसाब से मुझे पता चला या जैसा भी है। मतलब काफ़ी क्राउड नहीं थे या तो लोगों को पता नहीं रहती है या फिर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जैसा भी है जो भी सिचुएशन है। वैसे सीएस के लिए वैकेंसीज बहुत कम आई थी, उसमें भी देयर वर अप्रॉक्स आई गेस 4 to 5 वैकेंसीज थी, ज़्यादा नहीं थी, इसलिए शायद बहुत लोगों ने फिल नहीं किया था। ठीक है, तो जो मेरे नोन हैं उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था और मैंने उनको गाइड भी की थी और उसी के अंदर से ही क्वेश्चंस उनको फिक्स हुए थे। क्या-क्या पूछा गया था, अगर आप में से कोई भी एक कंपनी सेक्रेटरी है या सीएस है, अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर वैकेंसीज़ निकलती हैं। आप अपडेटेड रहिए, आप उनको टेलीग्राम चैनल्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जहाँ पर रेगुलर अपडेशन वो लोग देते हैं रिगार्डिंग द वैकेंसीज़, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो और वहाँ पर ट्रैक रखिए और किस हिसाब से आपको पढ़ना है वो मैं आपको गाइड करूँगी। और जैसा मैं करूँगी ना, आई विल मेक दिस वेरी श्योर कि 80 to 90% आपका पेपर आएगा ही आएगा वहाँ से। 20% ये लोग, मैंने उनसे भी कहा था, 20% ये लोग ऐसे ऐसा सेट करते हैं कि वो कोई भी बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, या तो वो एकदम ही उसके प्रोफेशनल नॉलेज से अलग ही होता है जा करके, या फिर मतलब कुछ ऐसा एब्सर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं जो सबके बस उनको भी नहीं आती होगी, मुझे तो ये लगता है। तो 20% क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो कि ये लोग बेकार ही पूछते हैं, वो आपसे होना नहीं है, उसमें आपको टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या क्या पूछा गया था आप एक बार देख लो। और अगर आप सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएस के पीएसयू एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यही बेसिक स्ट्रक्चर लेकर के जाओ क्योंकि सीएस की वैकेंसी भी कम आती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको ना एक मतलब एक बहुत ही अब्रिज्ड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस इतना वाइड होता है। हर एक एक्ट रेरा से लेकर के अभी तो इतने एक्ट्स आ गए हैं। इनफैक्ट आईबीसी आईबीसी इतना बड़ा कोड है, मतलब उसको पढ़ना ही मतलब पूरा पूरा टाइम आपका तो उसी में निकल जाएगा। और एडमिट कार्ड ये लोग जो इशू करते हैं हार्डली 15 डेज पहले इशू करते हैं। इस बार तो अनएक्सपेक्टेड एग्जाम हुआ था इनका। इन्होंने अचानक से मतलब जुलाई में तो इनकी नोटिफिकेशन आई थी और इन्होंने तुरंत तुरंत एग्जाम कंडक्ट करा दिया था। आई गेस अभी 7th को सितंबर में, जुलाई एंड में नोटिफिकेशन आई थी, सितंबर में ही कंडक्ट करा दिया था। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। लास्ट ईयर ईसीएल का एडमिट कार्ड सब कुछ निकल गई थी इनकी और मे भी शायद कोविड की वजह से इन लोगों ने 1 साल तक उसको पोस्टपोन भी कर दिया था। तो अपने को अपने हिसाब से अपने 1 मंथ के अंदर अंदर रेडी रहना है एग्जाम के लिए, अगर हम कोई भी पीएसयू एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या पूछा गया था सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है ना, ये आपका अप्रॉक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहीं से आए थे आपके। जीए ले लो या फिर जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला, प्रोफेशनल वर्क स्किल वाला जो पेपर है 100 मार्क्स का, ये मैं अब आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल था और 100 मार्क्स का नॉन टेक था। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि 100 मार्क्स का टेक्निकल था और 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल था, राइट। इस नॉन टेक्निकल के अंदर में 25 25 25 25 25 क्वांट से थे, 25 रीजनिंग, ठीक है, 25 इंग्लिश के थे
और 25 जो थे आपके जीए के थे। ठीक है, तो ये थे। और 100 जो थे आपके कंपनीज एक्ट से, और कोई भी एक्ट ले लो, सेबी ले लो, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ले लो, आईसीडीआर ले लो, ठीक है, एलओडीआर ले लो, ये सारे रेगुलेशन से इन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। तो 10 मार्क्स जो है इनफैक्ट जीएसटी से भी क्वेश्चन किए गए थे, इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन किए गए थे इस एग्जाम में। तो मैं आपको बताती हूँ एक एक सब्जेक्ट करके। तो ये जो है ये इनका इन्फोर्समेंट कब हुआ था, मतलब इनकम टैक्स का इन्फोर्समेंट कब हुआ था, कंपनीज एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ था, सेबी एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ था, मतलब ये लागू कब से हुए थे या इनका इनैक्टमेंट कब हुआ था, ये आपको सारी चीजें याद में रखनी है। दो चीज याद में रखनी है, क्या, इनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट। अच्छा, एनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट मतलब मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एनैक्टमेंट मतलब कि कोई भी अगर एक्ट आता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज पास्ड, मतलब अनलेस एंड अनटिल मतलब उसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा रहता है विद इमीडिएट इफेक्ट ये एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अप्रॉक्स हर एक एक्ट जो आता है उसको साल भर लग जाते हैं, प्रेसिडेंट का एसेंट लेने के बाद भी ऑलमोस्ट साल। जैसे कंपनीज एक्ट की बात करो तो 28 अगस्त या 28 अगस्त को शायद ये प्रेसिडेंट ने 28 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने साइन किया था, और ये एप्लीकेबल हुए थे। कुछ कुछ सेक्शन उसी वक्त एप्लीकेबल हो गए थे, और ऑलमोस्ट सारी कंपनीज एक्ट जो एप्लीकेबल हुई थी 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुई थी, राइट। रूल्स भी तभी आए थे हमारे। तो ऐसा है, एनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट आपको याद रखनी है। प्लस आपको कमिटीज के बारे में, कौन कौन सी कमिटीज ने, जैसे आपको पता होगा भाभा कमेटी बोल के, कंपनीज एक्ट 1956 की जो कमेटी थी उसको बोलते थे भाभा कमेटी। और अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 जो बनी है उसने कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था उसको, जे ईरानी कमेटी ने रिकमेंड किया था, राइट। और सेबी एक्ट को भी किसी ने, शायद नरसिम्हन कमेटी ना ऐसे करके कोई कमेटी थी, उसने किया था। तो कोई ना कोई एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका इंग्लिश लॉ से आया है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। जीएसटी एक्ट का रिकमेंडेशन कब हुआ था, रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने किया था, इसका एनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके फ्री के मार्क्स है, अगर आपको याद है तो आपके फ्री के। अब इनकम टैक्स से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, डिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, अलाउंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन किए गए थे। जीएसटी से इन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं इस एग्जाम के अंदर में। कौन सी, मतलब किस पे आईटीसी मिलेगी, ठीक है। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन से इन्होंने क्वेश्चन किया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन किया था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, जो अपना 20 लाख और 20 लाख और 10 जो भी है, जैसा भी है 40 लाख, या जब मुझे याद नहीं है इतना, मेरे को जीएसटी के बारे में थोड़ा कम ही नॉलेज है। जो भी आपका टर्नओवर सेट किया हुआ है, अगर आप उससे कम या उस मतलब भले ही उस टर्नओवर के लिमिट से अगर आप कम ट्रांजैक्शन करते हो फिर भी मैंडेटरी, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जहां तक मुझे पता है जीएसटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वैसे ही कुछ कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो उस केस में क्या करना आपको, उस केस में इसके ऊपर में ये क्वेश्चन किए गए थे, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आईटीसी आपको मिलती है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फुल्ली आईटीसी नहीं मिलती है। तो ये वाला एक दो क्वेश्चन था, और जीएसटी काउंसिल वगैरह से कुछ क्वेश्चन किए थे। जीएसटी का डे पूछ लिया था इन्होंने, जीएसटी डे आप लोगों को सबको पता है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो 1 जुलाई है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे आता है, 1 जुलाई को सीए डे आता है, 1 जुलाई को एसबीआई डे आता है, 1 जुलाई को ही जीएसटी डे आता है, 1 जुलाई को ही क्या आता है डियर, 1 जुलाई को आता है आपका सोगा। याद रखना, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एनफोर्समेंट हुआ था, सोगा का एनफोर्समेंट हुआ था। तो 1 जुलाई को ये सारी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, राइट। उसके बाद में आगे चलते हैं, एफडीआई से क्वेश्चन किए गए थे, यानी आपको फेमा पढ़ना पड़ेगा। फेमा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं सेबी के, उससे क्वेश्चन किए गए थे आपको। बजट से कुछ, मतलब ये जो कॉस्टिंग में जो बजट पढ़ते हैं ना सीए वाले लोग, आई डोंट थिंक, आई गेस सीएस में भी है बजटिंग, तो कॉस्टिंग में जो आप बजटिंग पढ़ते हो उससे एक दो क्वेश्चंस किए गए थे। इनफैक्ट इन्होंने पर्ट से क्वेश्चन किया था, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम पर्ट। सीएमपी पर्ट होता है, ये सीए फाइनल के सिलेबस में आता है। आई डोंट थिंक सो सीएस के, मेरे हमारे टाइम पे तो नहीं था, अब आते होंगे तो मुझे पता नहीं है इस चीज का। तो पर्ट से क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। अब अकाउंट्स का बहुत ही बेसिक टाइप का कौन सा प्राइमरी बुक बोला जाता है, किसको प्राइमरी बुक बोली जाती है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपसे थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस किए गए थे।
कंपनीज एक्ट से अच्छे खासे 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन किए गए थे कंपनीज एक्ट से। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। किस तरह के क्वेश्चंस? आपको प्रोविजंस दे दिए गए थे और उसमें से आपको बताना था कि ये ट्रू मतलब कौन सा प्रोविजन जो ऊपर लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल से क्वेश्चन किए गए थे। ऑडिटर्स की वो जो सीएजी है ना, सीएजी अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में अपना फर्स्ट ऑडिटर, उसका टाइम लिमिट पूछा था कितने दिन, 30 डेज 60 डेज, तो ये वाले क्वेश्चन आपसे किए गए थे। डिविडेंड से वही क्वेश्चन आपको किया गया था। इस बार मैंने सजेस्ट किया था अपने किसी वो जो फ्रेंड को कि पेनल्टी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछते हैं, बट इस बार आपको कोई भी पेनल्टी से सेक्शन नंबर से क्वेश्चन मतलब फॉर्म नंबर नहीं, सेक्शन नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्म नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मर्जर्स, क्रॉस बॉर्डर्स मर्जर के ऊपर में 2 से 3 क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे थे। फास्ट ट्रैक मर्जर के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका टेबल नंबर जो आपको पता है ना, टेबल ए जो शेड्यूल 1 के अंदर में फॉलो करता है, टेबल ए टेबल बी, तो इसके बारे में पूछा गया था। सेबी एलओडीआर से इन लोगों ने क्वेश्चन किया था। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो 3 और 7 होते हैं ना अपने, ठीक है, ये पूछा गया था। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूछे गए थे, उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी पूछे गए थे आपसे। और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर में, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर में आपको प्रेफरेंशियल इशू से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब प्रेफरेंशियल इशू में क्वेश्चन में दे दिया था एसआरएन जीएम पास कराना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए पैन नंबर जो अलॉटीज का है हमें लेना पड़ेगा। तीसरा नंबर, आपने सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंडीशन में दिया गया था और बोला गया था कि इनमें से कौन सा सही है वो बताइए प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए, तो ऑलमोस्ट ये सारे सही थे। ठीक है, डेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। डेज बेस्ड क्वेश्चन जो है, जैसे 30 दिन कौन सा दिन था, रेरा से क्वेश्चन पूछे गए थे, रेरा से। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन किया गया था आपसे, और एक दो क्वेश्चन किया गया था, मैं मतलब याद नहीं आ रहा मुझे अभी, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही मतलब कुछ, हाँ, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, फिर कंपनी सेक्रेटरी का जो हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते थे ना, उससे रिलेटेड पूछा गया था कि व्हेन यू आर अपीयरिंग बिफोर एनी एनसीएलटी और एनी कोर्ट और एनी जुडिशियल सिस्टम, जब भी आप कहीं भी अपीयर कर रहे हो तो आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, मॉड्यूलेटिंग होनी चाहिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए गए थे, एक दो क्वेश्चन इससे किया गया था। ठीक है, तो यही सारी चीजें की गई थी। ये अप्रोक्स करीब करीब आपका 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स ही आप पकड़ लो, 40 मार्क्स का तो यहीं से किया गया था। ठीक है, जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छा आया था, मैंने जैसा सजेस्ट किया था, क्योंकि कोल इंडिया का मैंने बहुत स्टडी किया है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह जितने भी, अगर आप फाइनेंस का अगर आपने कभी दिया है, आप सीए इंटर में हो या सीएस क्वालिफाइड हो, तो इन लोगों ने आपने देखा होगा कि इनका वही सब है। क्या क्या पूछते हैं जनरल अवेयरनेस में? जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछ लेंगे, सबसे पहले तो आपको नेशनल, लिख लो यार, लिख लो, मेरी हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोल भी रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, ठीक, और इनके चेयरपर्सन या डायरेक्टर जनरल बोल लो, जो भी है डायरेक्टर जनरल बोल लो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको ये चीज, एसोसिएशन जो होता है ना, जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज, शंघाई कॉर्पोरेशन है जो जिसके मतलब कंट्री मेंबर्स कौन है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे इनके कंट्री मेंबर्स हैं। और इनकी हेडक्वार्टर भी आपसे पूछी जा सकती है, इनके जो डायरेक्टर जनरल है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब एसोसिएशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। ठीक है, अभी जैसे हमारी G7 वाली जो मीटिंग होती है ना, G7, G20, ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है एट प्रेजेंट। तो इसके अंदर से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे, G7 सबसे पहले कंट्रीज कौन है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंट्रीज कौन है, कंट्रीज कौन है या कौन नहीं है, इनमें से ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इनमें से कंट्रीज कौन है और कौन नहीं है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछ लिए जाएंगे, इनकी मीटिंग्स,
जो भी ईयर में 22 या 23 कौन से ईयर में कौन सी कंट्री के अंदर में हो रहे हैं, कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है। जैसे अभी G20 की जो मीटिंग है ना, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में होने वाली है 2023 के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी है। शंघाई कॉर्पोरेशन भी एक तरह का एसोसिएशन है। उसके बाद में सार्क, SARC, ये भी एक तरह का एसोसिएशन है। और कौन सा एसोसिएशन है देख लेना, जो भी, और भी मुझे इतना याद थोड़ी रहता। तो ये इसके ऊपर में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर आप जनरल अवेयरनेस से अगर क्वेश्चन पूछो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी महारत नहीं, ये लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोल इंडिया में ये पूछा जाएगा, पावर ग्रिड में कुछ अलग से पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नेशनल नेशनल सॉरी यस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, ये आपको पढ़ने हैं करंट अफेयर से रिलेट करके। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेट करके आपको पढ़ने हैं ये चीज। उसके बाद जो एक्सरसाइजेस होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, किस कंट्री के साथ में होते हैं, और नेम ऑफ एक्सरसाइज, और इसका करंट अफेयर्स, ये आपको करना है। ये तीसरी चीज आपने कर ली। चौथी चीज आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर में क्या करनी है, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये सब तो स्टैटिक जीके हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको करंट अफेयर से मैक्सिमम 5 to 8 क्वेश्चंस करते हैं ये लोग, ये करंट अफेयर से करेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलिटी से क्वेश्चन करते हैं ये लोग, पॉलिटी से क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर में मैं पॉलिटी की क्लासेस लेने वाली हूँ अभी डेबिट गुरु ऐप पर। इनफैक्ट आई हैव डिसाइडेड कि मैं पूरी कंपनीज एक्ट की और सभी रेगुलेशंस की एक रिवीजन टाइप की मतलब एक क्लास लूँ, ताकि वो क्या है ना, आपको आसानी रहे पढ़ने में। क्योंकि इतना इन डेप्थ में ये लोग नहीं पूछते, एकदम ऊपरी ऊपरी तौर से पूछते हैं। तो आपको खाली क्या करना है, सुनना है। तो हम अभी क्या करेंगे, वैसे तो हम लोग CA-CMA के लिए कराते हैं, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट द कोर्सेज फॉर CS एज वेल। ठीक है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन करते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन करते हैं, साइंस से क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी का गैस का नाम बताइए, कौन सा गैस जो लीक हुआ था सबसे ज्यादा, उसका नाम बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल नंबर वगैरह पूछे थे। कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप सभी को पता होगा, मैं ये पॉलिटी में पढ़ाऊंगी आपको। देयर आर 22 पार्ट्स, सही। और कितने स्केड्यूल्स हैं एट प्रेजेंट, 12 स्केड्यूल्स हैं। पूरा ये 22 पार्ट तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ जितना आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उतना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री में अकबर हिस्ट्री से पूछा गया था, अकबर के ऊपर में कोई बुक लिखी थी, तो वो बुक का ऑथर कौन है, तो ये चीज पूछा था। करंट अफेयर्स पूछा था, फोटोसिंथेसिस गैस किस पर्पस, मतलब क्या यूज करता है अपने आप में। और प्रधानमंत्री मतलब एक स्कीम से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिक्स एक स्कीम से क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्टअप्स के ऊपर में कोई क्वेश्चन किए गए थे। रीजनिंग के अंदर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मतलब मैंने सुना था उनसे, उन्होंने बताया था मुझे, नंबर एनालॉजीज जो हैं उससे क्वेश्चन किया गया था। नंबर सिस्टम, नंबर एनालॉजी, एक दो क्वेश्चन सिलोजिज्म थे, एक दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे, वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, और इनका एक वो फेवरेट वाला क्वेश्चन है कि न्यूटन वाला जो है ना, फोर्स, न्यूटन ने फोर्स को इन्वेंट किया था, फोर्स का जो स्टडी है, फोर्स की प्रिंसिपल है, उसको इन्वेंट किया था। तो प्रेशर को किसने इन्वेंट किया, ये वाला एक क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, और एक है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन किया गया, पजल से क्वेश्चन किया गया था। इसी रीजनिंग के अंदर में इतना ही किया गया था। फिलअप्स, एरर रेक्टिफिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन में जो है 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन आपको पढ़ना है। मैथ्स थोड़ा सा CS वालों के लिए थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद CS हूँ। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आप ये वाली GP सीरीज करना। ठीक, इससे 3 क्वेश्चन किए थे उन्होंने GP सीरीज से। और प्रॉफिट एंड लॉस करना, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 से 4 क्वेश्चन किए गए थे। परसेंटेज से किए गए थे, एलजेब्रा से बहुत क्वेश्चंस किए थे इन्होंने, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन किए थे, एजेस से एक क्वेश्चन किया गया था। तो आप थोड़ा बहुत अगर मिला करके देखो, तो यहाँ पर जो है इनका कट ऑफ ये लोग बोल रहे हैं कि 40 मार्क्स चाहिए पेपर 1 के अंदर में, और 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम पेपर 2 अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। और ये तो अब जो सिलेक्शन है आपका वो डिसाइड होगा आपका, आपके मतलब लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और जो
आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके हिसाब से। वैसे कट ऑफ इसकी, अगर आपने इसमें सपोज कर लो, अगर आपने इसमें 90 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं, इसमें आपने 20 किए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको दोनों में ही क्लियर आउट करना पड़ेगा। तो 40 मार्क्स आपकी पासिंग मार्क्स है, बाकी आप ये लोग जैसा भी डिसाइड करेंगे। तो जिन जिन में भी एग्ज़ाम दिया है, वेट फॉर द रिजल्ट। और जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है, अगर आपकी एज अभी 24-25 है, तो यू कैन प्लान फॉर इट। मैंने पर्सनली, अगर मुझे पूछो तो, अगर आप लोगों को डिसाइड करना है, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर ख़राब है या प्राइवेट सेक्टर ख़राब है। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्राइवेट सेक्टर ख़राब है, ये आपकी चॉइस है। आपको जैसा सही लगता है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है अपने हिसाब से, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, सिक्योरिटी है जॉब की, बट प्राइवेट सेक्टर में वैसा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, मैं ये नहीं बोलूँगी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ सीखने नहीं मिलता है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आपकी चाह होनी चाहिए सीखने की, वो आपकी पर्सनल मतलब थॉट्स है, आप वो कर सकते हो। और कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे रिवीजन क्लासेस वगैरह देनी है, तो मेरे मुझसे आप कहिए, मैं ज़रूर मतलब क्लासेस का मतलब क्या है ना, जुगाड़ कराऊंगी हर चीज़ आप लोगों के लिए। और सीएस वालों के लिए भी अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मतलब समझेंगे और अच्छे से आप लोगों की कोर्स पब्लिश करेंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डेबिट गुरु, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट असिस्टेंस दे सकें, ठीक है। और मैंने जिनको गाइड किया था उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स कहा, और अप्रॉक्स उनको 80% जो पेपर है मैंने जिस हिसाब से गाइड किया था वैसा ही मिला। तो आप लोगों के लिए भी मैं गाइडेंस डेफिनेटली तैयार करूँगी। आप लोग ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना, बिना खुशी के कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी खुशी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। और नहीं, अगर आपको लगता है ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के प्रेशर में आकर के कुछ नहीं करना है, अपने को अपना जो माइंडसेट है वो फ्री रहना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ लाइफ में कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।